नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की घड़ी अब आ गई है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है ऋषिकेश का बैटल ग्राउंड, जहां मेयर पद पर एक निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी के कैंपेन और उनको मिल रही सपोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ाई हुई है। लेकिन ये मास्टर जी इस चुनाव में कहां से और कैसे प्रकट हुए? मास्टर जी को चुनाव में उठाने वाले, उनका कैंपेन डिजाइन करने वाले, उनके लिए नारे लिखने वाले, रैलियां और रोड शो करवाने वाले, पोस्टर बैनर लगवाने वाले आखिर कौन लोग हैं? ये जानने की दिलचस्पी आप में जरूर होगी, तो इस वीडियो में आप वो सारी अनसुनी बातें जानेंगे। मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो कि उन लोगों में से एक हैं जो कि मास्टर जी के चुनावी कैंपेन में पर्दे के पीछे अहम भूमिका में हैं। मेरे साथ ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, जिनके साथ पहाड़ी यूथ की एक बड़ी टोली है, एक बड़ी पलटन है, जिन्होंने मिलकर न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए हैं बल्कि ऋषिकेश की चुनावी फिजा ही बदल डाली है। तो ऋषिकेश से मोहित डिमरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद समय निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऋषिकेश नगर निगम के मेयर के चुनाव को आप लोगों ने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। मतलब सब जगह चर्चा हो रही है। 11 नगर निगम हैं, उनके चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन हॉट सीट ऋषिकेश बन गई है। सब लोग ये जानना चाहते हैं मोहित कि आप लोगों ने मास्टर जी की खोज कैसे की? मतलब मास्टर जी की खोज हुई कैसे, डिस्कवरी ऑफ मास्टर जी? देखिए, हमारी संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसुन टोडरिया जी के क्षेत्र से हमारे मास्टर जी आते हैं। तो हमारे लुसुन भाई उनसे करीब करीब पिछले कई दिनों से चुनाव के कई दिनों से उनके संपर्क में थे और 15 दिसंबर से भाई लुसुन की उनसे लगातार मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि आपको चुनाव लड़ना है ऋषिकेश सीट पर। और तब से लगातार उनसे संपर्क रहा और धीरे धीरे करके माहौल बनता रहा और आज नतीजा सबके सामने है। मास्टर जी जनता के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में सामने है और मैं समझता हूं कि एक तरह से ये एक शुरुआत हो रही है बदलाव की उत्तराखंड में और आने वाले समय में इस चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम इस राज्य में जरूर बदलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, मोहित, आप बता रहे हैं कि 15 दिसंबर से जो है उनसे बात हुई है, मतलब लेकिन तब तो शायद वो कांग्रेस में रहे होंगे या कांग्रेस छोड़ चुके थे? वो तो कांग्रेस में थे ना मास्टर जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस से उन्होंने दावेदारी की थी मास्टर जी ने। उनसे कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस में आपको सपोर्ट इतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने से मिलेगा। तो टिकट की उनकी दावेदारी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यहाँ पर दीपक जाटव को पार्टी द्वारा टिकट दिया गया। इसके बाद हमने उन्हें कहा कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, तो फिर उन्होंने मन बनाया और चुनाव मैदान में कूदे। और लेकिन उनकी पृष्ठभूमि यकीनन कांग्रेस की रही है। 35 साल तक उन्होंने कांग्रेस में सेवाएं दी। उन्हें लगता था कि इतनी लंबे समय तक कांग्रेस में काम करने के बाद उन्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन जो होना होता है अच्छे के लिए होता है। हमें लगता है कि जो आज ये माहौल बना है, कहीं ना कहीं अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलता तो उतनी उनकी संभावनाएं जीत की नहीं थी जितनी अब उनकी संभावनाएं बन गई। तो मतलब हम मोहित ये कह सकते हैं कि दिनेश चंद्र मास्टर जी ऋषिकेश के मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं वो उत्तराखंड जो मूल निवास संघर्ष समिति के उम्मीदवार हैं, ये कह सकते हैं मतलब, या आप लोग केवल सपोर्टिव भूमिका में हैं? देखिए, मूल निवास संघर्ष समिति की पूरी टीम मास्टर जी के साथ नामांकन के दिन से आज तक डटी हुई है। हम उनके साथ हर समय खड़े हैं। यहाँ पर हम उनके साथ चुनाव अभियान में शामिल हैं, उनके प्रचार अभियान में शामिल हैं, लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं। जिस तरह का माहौल
मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की स्वाभिमान महारैलियों में हमने बनाया, उसी तरह का माहौल उनके पक्ष में यहाँ पर बन रहा है। और जब हमने उन्हें समर्थन दिया सबसे पहले, तो उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह हमने देखा। लोगों को लगने लगा कि संघर्ष समिति की टीम मास्टर जी के पक्ष में आ गई है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अभी ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली निकाली थी, जिसमें 1000 लोग जुटे थे। तो लोगों को एक भरोसा कायम हुआ, विश्वास कायम हुआ और लोग जुड़ते गए और आज आप देखिए कारवा बन गया है मास्टर जी के पक्ष में। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोग मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है ये माहौल बनाने में। तो आपने जो रैलियां की, आप लोगों ने जो ऋषिकेश में रैलियां की, जो माहौल बनाया, मतलब उसका इम्पैक्ट है जमीन पर, उसका असर है अभी आपको लग रहा है? बिल्कुल इसका असर है। हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और लोगों की भावनाएं जब हम देखते हैं तो यही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मूल निवास और भू कानून को लेकर जो मूवमेंट चला है पूरे राज्य भर में, इसका असर सबसे अधिक इस समय ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मूल निवास मूवमेंट के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार मिले, लेकिन जब यहाँ देखा गया कि यहाँ का जो मूल निवासी, उनको पार्टियों ने टिकट नहीं दिया है, राष्ट्रीय पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की अनदेखी की है। लोगों को लगा कि इस तरह की अनदेखी होनी शुरू हो गई है इस राज्य में, तो एक तरह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर आप देख सकते हैं। जो रैलियां यहाँ पर मास्टर जी के पक्ष में निकल रही है, लोगों का जनाक्रोश है, वो लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि आपने मूल निवासी की उपेक्षा क्यों की, टिकट क्यों नहीं किसी को दिया गया। तो कहीं ना कहीं आक्रोश में हम यहाँ पर देख रहे हैं। और भी तमाम तरह की घटनाक्रम ऋषिकेश में रहा है। यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, सरेआम यहाँ लोगों की पिटाई कर लेते हैं। और भी उनके बहुत सारे कारनामे यहाँ पर रहे हैं, बहुत सारे घटनाक्रम जुड़ता रहा। और जो लोगों का जनाक्रोश यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वो मास्टर जी के पक्ष में भी इसलिए है कि लोग इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिस तरह के हालात ऋषिकेश में हम लोग देख पा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और जो प्रत्याशी भाजपा के हैं, वो एक तरह से 8वीं पास हैं, उन्हें लिखना तक नहीं आता है, अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। और बिहार मूल के होने की वजह से भी लोगों को लगा कि अब उत्तराखंड के लोगों को की अनदेखी की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सब चीजें जुड़ती रही और मास्टर जी के पक्ष में एक बड़ा माहौल इस तरह से बनता गया। अच्छा मोहित, कई लोग कई जगह लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ऋषिकेश मेयर के चुनाव को पहाड़ी वर्सेस गैर पहाड़ी बना दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने पहाड़ी मैदान की कभी बात ही नहीं की। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय पार्टियों की आईटी सेल द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए, हमने तो हमेशा इस बात को कहा है कि चाहे मैदानी मूल के लोग हों, पहाड़ी मूल के लोग हों, सभी की एक तरह की समस्याएं हैं। हमारे मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने भी वही संकट है जो ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने संकट है। हमारा जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका तो वैसे भी पहाड़ के लोगों से बहुत गहरा रिश्ता नाता रहा है। जब पहाड़ में सड़कें नहीं हुआ करती थी, तब वहां से पहाड़ के लोग ऋषिकेश आते थे अपनी दाल लेकर, अनाज लेकर, और उसके एवज में यहाँ की व्यापारी उन्हें तेल देते थे, नमक देते थे। एक तरह से वस्तु विनिमय होता था। तो रिश्ता जो बना था दशकों पूर्व, वो आज भी व्यापारियों के साथ यहाँ के लोगों का रिश्ता है। आप देखिए, जब 4 धाम यात्रा होती है तो यहाँ के व्यापारी पहाड़ के लोगों को जो वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, लाखों रुपए का सामान उधार दे देते हैं। इतना भरोसा करते हैं पहाड़ के लोगों पर यहाँ के व्यापारी। तो भरोसा कायम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें करते हैं, ताकि पहाड़ और मैदान के लोगों को आपस में बांटा जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कोई भी संदेश हमें इस तरह से नहीं मिल रहा व्यापारियों की ओर से कि व्यापारी अलग हों, पहाड़ के लोग अलग हों। सभी लोग इस समय यहाँ पर मास्टर जी के पक्ष में है। और व्यापारियों को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हम तो व्यापारियों के बीच भी गए हैं, क्योंकि व्यापारियों का सपोर्ट मास्टर जी के पक्ष में है। और मास्टर जी तो वैसे भी उन्होंने जो यहाँ पर व्यापारी भाई हैं, उनके यहाँ उन्होंने काम किया है।
उनके साथ उनका वैसे भी पहले से ही गहरा रिश्ता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये बांटने वाली बातें हो रही हैं, ये राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की जा रही हैं ताकि उनको अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका इस चुनाव में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ उत्तराखंड में मैदान मूल के लोग हों, पहाड़ के लोग हों, सभी मास्टर जी के पक्ष में यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं और इसीलिए मास्टर जी की ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में होने जा रही है। तो आप लोगों ने ये जो पूरा व्यू रचा, ये तब जाके हुआ कि जब बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम बाहर आए, या आप लोग पहले से मन बना रहे थे कि ऋषिकेश में तो हम लड़ेंगे? क्या प्लान था मोहित? देखिए, हमारा इस बात को लेकर प्लान पहले से तय था। ऋषिकेश में भाजपा और कांग्रेस ने मूल निवासियों को टिकट नहीं दिया तो हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ये तैयारी हमारी पहले से हो गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे जो संघर्ष समिति के सह संयोजक हैं लुसुन टोडरिया जी, उनकी लगातार मास्टर जी से बात हो रही थी कि आपको चुनाव के लिए तैयार रहना है। और धीरे धीरे करके माहौल ऐसा बनता गया, जब राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा की, टिकट नहीं दिया गया, तो मास्टर जी को हम मैदान में लाए और धीरे धीरे करके आप देखिए कि पूरा माहौल उनके पक्ष में बना। और मास्टर जी की एक तरह से जो छवि है, ईमानदार छवि है, जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बचपन में यहाँ अखबार बांटे हैं, यहाँ पे ऑटो चलाया है, रिक्शा चलाया है, वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज जनता के बीच गया है। मास्टर इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बचपन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, तो उनकी जो एक अलग छवि रही है उसको लेकर भी हमारे जहन में था कि उन पर अगर दांव खेला जाए तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन सभी लोगों से रहा है। तो उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और आज माहौल भी उनके पक्ष में बना है, इस बार की हमें खुशी है। तो ये कैंपेन चल कैसे रहा मोहित? मतलब सुबह कैसे आप लोग निकलते हैं, फिर कब तक रहते हैं, शाम को फिर अगले दिन की प्लानिंग, ये पूरा थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करिए, कैसे आप लोग कर रहे हैं कैंपेन उनके लिए? देखिए, सुबह से शाम तक तो मास्टर जी का भ्रमण कार्यक्रम रहता है। हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में मास्टर जी जाते हैं, लोगों से जन समर्थन मांगते हैं। और हम तो ये देख पा रहे हैं, जहां जहां भी मास्टर जी मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता स्वतः स्फूर्त बाहर निकल रही है, उनको फूल मालाएं पहना रही है, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। ऐसा माहौल शायद एक ऋषिकेश की जनता ने पहले कभी देखा हो। लोग उनके समर्थन में जुटते ही जा रहे हैं। जो कारवां शुरू हुआ था वो कारवां बढ़ता ही जा रहा है और हर रोज लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उनके समर्थन में। जब भी मास्टर जी अकेले घर से निकलते हैं किसी कार्यक्रम में, किसी मोहल्ले में जनसभा के लिए या फिर वहां पर जनसंपर्क अभियान के लिए, तो होता क्या है, अकेले चलते चलते उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जन समर्थन में, उनके जनसंपर्क अभियान में जुटना शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ऋषिकेश में कभी देखा नहीं गया, तो इसे ऐतिहासिक चुनाव मानकर हर कोई चल रहा है और लोग इस चुनाव को एक तरह से अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, अपने स्वाभिमान, अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों को लग गया है अपने ही राज्य में उनकी बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी जमीनें उनके हाथ से जा रही हैं, उनके संसाधन उनके हाथ से जा रहे हैं, उनकी अपनी जो एक पहचान थी वो भी खत्म हो रही है। ये भी लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई है। तो इसलिए भी मास्टर जी के पक्ष में एक अलग तरह का जन समर्थन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है और लगातार ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मास्टर जी अपने समर्थकों से घिरे हुए रहते हैं, उन्हें एक मिनट की भी फुर्सत इस चुनाव अभियान में नहीं मिल रही है। लगातार लोग उनको फोन कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, लोग उनसे मिलने के लिए बेताब है। तो एक अलग तरह का मास्टर जी पूरे प्रदेश भर में, उत्तराखंड में ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में एक ब्रांड बन गए आज की आखिर मास्टर है कौन। विदेशों से फोन आ रहे हैं, हमारे दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि मास्टर जी हैं कौन। तो समझा जा सकता है कि मास्टर जी आज एक अलग चेहरे के रूप में लोगों के सामने है। ऐसा लोगों ने ऐसा इससे पहले कभी लोगों ने मास्टर जी को देखा नहीं था। तो ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपकी जो टोली है उसको जाता है कि जिन्होंने इस कैंपेन को इस तरह डिजाइन किया। तो ये जो राजनीतिक चुनाव है वो सांस्कृतिक पहचान के साथ लड़ा जा रहा है।
मैं देख रहा था कि अभी बॉबी पवार कैंपेन में आए, त्रिभुवन चौहान कैंपेनिंग कर रहे थे, नरेंद्र सिंह नेगी जी मास्टर जी के मंच पर जो है गीत संध्या कर चुके हैं। कितना बूस्ट मिला है आप लोगों को इस सब से? देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी का मंच पर आना ही एक बड़ा संदेश होता है, उनके गीतों में ही एक बड़ा संदेश होता है। और कहते भी हैं कि नेगी जी खुद नहीं बोलते हैं, उनके गीत एक बड़ा संदेश छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से सरकार को कटघरे में किया, इस सिस्टम को कटघरे में किया, कटाक्ष किए। तो लोग उनके गीतों के माध्यम से समझ चुके हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी जी क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना था कि उनका ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनका कोई इसके पीछे पॉलिटिकल सोच नहीं है, वो सिर्फ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ही संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने गीतों के माध्यम से ही संदेश दिया। और मैं समझता हूँ जब नेगी जी आए उस दिन तो यहाँ पर हजारों हजार लोग जुटे, स्वतःस्फूर्त जुटे। जिस तरह से मूल निवास भूखाणु संघर्ष समिति के स्वाभिमान महारैलियों में लोग जुटते हैं, उसी तरह से लोग उस दिन भी जुटे, उनको लोगों ने सुना। और एक बड़ा संदेश नेगी जी के आने के बाद यहाँ पर लोगों के बीच किया कि नेगी जी भी चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है। तो नेगी जी को तैयार कैसे किया, मतलब कि या आप जो पहले भी वो एक बार अपील कर चुके हैं तो शायद वो कनेक्शन काम आया होगा कि इस मंच से जो है, चुनावी मंच से अपनी बात कहने का, अपने गीत कहने का कैसे तैयार किया? जी, नेगी जी से हमारी टीम के लोगों ने बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्यक्रम में आने में, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ ही सकते हैं। और वो वहां पर बस पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि किसके पक्ष में मतदान करना है। बस उन्होंने यही कहा कि मैं अपने गीतों के माध्यम से ही संदेश जनता के बीच दूंगा। और उनकी सोच भी उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड के प्रति है। यहाँ के जो मूल निवास है, भू कानून है, अन्य तरह से जो इस राज्य की हालात बन गए हैं, उसको लेकर उनकी सोच पहले से ही रही है। और उनके दिमाग में बिठा अगर यहाँ से कार्यक्रम में बुलाया जा रहा तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन उनके ही आने से एक बड़ा संदेश तो यहाँ की जनता के अंदर गया है। और वैसे भी हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी उत्तराखंड की संस्कृति के बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं और उत्तराखंड की आन बान शान है। उनका कार्यक्रम में खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मास्टर जी को बहुत बड़ा सपोर्ट उनके आने के बाद मिला है। तो नेगी जी के जवाब में बीजेपी जो है मंगलेश डंगवाल जी को उतार लाई, और गाना तो अपनी जगह है। उसके बाद जो हुआ, जो रोना हुआ, और ये कहा जा रहा है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे, क्या है ये मामला? या ये कोई ऐसा चुनावी वो है, खेल है? देखिए, मंगलेश भाई तो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को भी उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, उनका योगदान बहुत बड़ा है इसमें। और लेकिन वो यहाँ आकर राजनीति का शिकार हो गए। आप देखिए कि उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया। जिन लोगों ने धमकी दी उनका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने उनको गालियां दी, उनके परिवार को अभद्र भाषा का उपयोग किया, उन लोगों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। हमने यही बात कही थी यहाँ पे शहरी विकास मंत्री जी से कि आप खुलासा कीजिए, जिसने हमारे मंगलेश भाई को धमकी दी है, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? आप क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिन्होंने मंगलेश भाई को गाली दी है? आपकी आईटी सेल के लोग पहले तो इस तरह का माहौल बनाते हैं, इस तरह का प्रपंच रचते हैं, और आप जिस तरह से वहां पर मंगलेश भाई को आपने रुलाया, मंच पर रुलाया, इसको भी उत्तराखंड की जनता ने देखा। उत्तराखंड की जनता आपको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। और एक तरह से जो यहाँ पर इन लोगों का एक षड्यंत्र था कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ के लोगों के बीच में कैसे बांटा जाए, आपस में इनको कैसे लड़वाया जाए, इसमें लोग बिल्कुल भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। इनकी तो मंशा यही थी कि मंगलेश डंगवाल जी को रुलाया जाए, मंच पर रुलाया जाए, इससे ताकि लोगों की भावनाएं आहत हो और उनके पक्ष में माहौल बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमने तो साफ तौर पे कहा, मंत्री जी आपने मंच पे कहा है कि 25 जनवरी को जान से मारने की धमकी मिली, तो क्यों नहीं आपने इसमें मुकदमा दर्ज किया? आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आप तो आपके एक फोन पे ही कार्रवाई हो जाती। लेकिन
मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी वजह यह रही कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ के लोगों के बीच कैसे बांटा जाए, लेकिन इसमें ये लोग बिल्कुल भी इसमें सफल नहीं हो पाए। और इनकी तो हमेशा राजनीति ये रही कि पहाड़ के लोगों को ही आपस में ही उलझा के रखा जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां ये लोग सेकते रहे। आखिरी 2 सवाल है मोहित मेरे पास। आप इस कैंपेन में क्या मूल निवास संघर्ष समिति के ही युवा जुड़े हैं या और संगठनों का भी आपको साथ मिला है, और किस तरह साथ मिल रहा है? देखिए, इसमें मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति तो शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। जब से मास्टर जी का नॉमिनेशन हुआ है तब से हम लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। हम लगातार मास्टर जी के साथ खड़े हैं और हमारे अलावा भी बहुत सारे संगठनों ने यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मास्टर जी के साथ खड़े हैं। यहाँ पर एक तरह से तमाम, चाहे पूर्व सैनिक हो, हमारी मातृशक्तियां हो, चाहे हमारे युवा संगठन हो, तमाम लोगों ने समर्थन दिया है और लगातार ये समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस साफ तौर पे कहूंगा, जैसा हम लोग मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति के जो कार्यक्रम होते हैं, जो रैलियां होती है, जैसे जन समर्थन हम जुटाते हैं, उसी तरह का जन समर्थन भी हम यहाँ पर लोगों से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जन समर्थन मिल भी रहा है। तो मास्टर जी के पक्ष में तमाम तरह से लोग जुट रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिरी सवाल मोहित, अगर मास्टर जी ऋषिकेश का मेयर पद का चुनाव जीत जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी जीत होगी, और इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या करने वाले, मतलब 27 का चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव, तो क्या होगा? इस चुनाव से कितना चीजें बदलेंगी, क्या क्या कुछ होगा? देखिए, इस चुनाव को लेकर उत्तराखंड की नजर जुड़ी हुई है। सभी लोग इस चुनाव को देख रहे हैं और लोगों को बहुत उम्मीदें इस चुनाव से भी हैं और हमें भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा बदलाव इस चुनाव के बाद होगा। नतीजे चाहे जैसे भी रहे, चुनाव जीत जाते हैं मास्टर जी, उसके बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि उत्तराखंड में बदलाव की राजनीति की एक शुरुआत की जाए। जो इतने सालों से लोग झेल रहे हैं इस राज्य में, 24 वर्ष हो गए इस राज्य में, राष्ट्रीय पार्टी लगातार यहाँ पे सत्ता में बैठी हुई, लेकिन जो उम्मीदें उनसे थी, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाएं थी, जो अवधारणा इस राज्य को लेकर थी, वो आज तक साकार नहीं हो पाई है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में अब राजनीतिक तौर पर इनसे सीधे हाथ किए जाए, क्योंकि हमने देखा अभी ऋषिकेश में जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो आने वाले समय में हमें ये भरोसा तो हो गया है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। तो इसको पॉलिटिकल रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हम लोग कोशिश रहेगी कि तमाम जहां जहां भी संभावनाएं हमें दिखती है वहां पे चुनाव लड़वाए जाएं। यहाँ पर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, योग्य कैंडिडेट देखे जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में उतर कर ही हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यही कोशिश रहेगी, इस जो व्यवस्था बनी हुई है इसको कैसे बदला जाए, जो सिस्टम इतना बुरा हो गया है इसको कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए हम लगातार जनता के बीच आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जिस तरह से हम अभी तक करते आए हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हाँ, तो हम बदलाव के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि बहुत समय आपने राष्ट्रीय पार्टियों को दे दिया है, अब इस राज्य में बदलाव की आवश्यकता है। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसा मास्टर जी को समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जन समर्थन आने वाले समय में हमें आगे मिलता रहेगा। मोहित डिमरी, इतने व्यस्तता के बावजूद आपसे बात हुई, आपने जो है समय निकाला, बहुत धन्यवाद। और ये बहुत निर्णायक चुनाव है आप लोगों के लिए भी और उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी 2027 के लिहाज से अगर देखूं तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद मोहित डिमरी, बहुत शुक्रिया आपका। तो धन्यवाद मोनू भाई, आपका तो हमेशा सपोर्ट हमारे इस अभियान को रहा है। लगातार आपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भी भूमिका निभाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।